न्यूज पर खबर की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या निर्भया खुद देखेगी दरिंदों की फांसी? क्या निर्भया के गुनहगारों के पास गिनती के घंटे बचे हैं? क्या यह दिसंबर इंसाफ का दिसंबर साबित होने वाला है? हम आपको दिखाएंगे 4 फांसी की तारीख, वक्त और फंदे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन पहले इस वक्त की टॉप 20 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कुल 18 याचिकाएं दायर की गई। असम के डिब्रूगढ़ में नागरिकता बिल को लेकर प्रदर्शन। कई यात्री डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर ही फंसे। मणिपुर में बिल के विरोध में बंद रही दुकानें। नागरिकता बिल को लेकर नॉर्थ ईस्ट में घमासान जारी। विरोध के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। झारखंड के धनबाद में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा शरणार्थियों को अधिकार देने में कांग्रेस पलट गई। कांग्रेस की वजह से सुलगा पूर्वोत्तर। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। गृह मंत्रालय शिवसेना के पास तो वहीं एनसीपी के पास वित्त मंत्रालय। महाराष्ट्र के बीडे में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के तीखे तेवर। कहा मैं अब मंत्री नहीं, जो आगे सोचा है वही करूंगी। पार्टी देखे आगे क्या करना है। निर्भया केस में दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई। इस केस में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। कल पटियाला हाउस कोर्ट में होगी निर्भया के दोषियों की पेशी। अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को पहले ही मिल चुकी है फांसी की सजा। निर्भया के दोषियों को फांसी दिलवाने पर अड़ी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। राजघाट पर पुलिस आप समर्थकों में झड़प। स्वाति मालीवाल के समर्थन में कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार के बेगूसराय में लुटेरों ने हथियार के दम पर एक दुकान में की लूटपाट। विरोध करने पर लुटेरों ने व्यापारी को पीटा। यूपी के हमीरपुर में 2 युवकों के बीच आधे घंटे तक चली लात घुसे। मामूली बात पर हुआ विवाद। नशे में धुत थे दोनों युवक। यूपी के इटावा में एक मनचले के महिला पुलिसकर्मी ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी युवक इटावा महोत्सव में आई लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। यूपी के गोंडा में एक शादी समारोह में दूल्हे के दोस्त ने प्याज गिफ्ट किया। बढ़ते प्याज की कीमतों पर बारातियों का मजाकिया विरोध। उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी। औली में सड़कों पर कई इंच तक बिछी बर्फ से फट गए मकान और दुकान। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। सड़क पर कई इंच तक बर्फ जमने से लोग परेशान। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। बर्फ की सफेद चादर से ढकी चोटियां। उत्तराखंड के साथ हिमाचल में भी ठंड का प्रकोप। शिमला में तापमान में जबरदस्त कमी। सैलानियों की बढ़ी मुसीबत। हिमाचल के लाहौर। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। बर्फ की सफेद चादर से ढकी चोटियां। उत्तराखंड के साथ हिमाचल में भी ठंड का प्रकोप। शिमला में तापमान में जबरदस्त कमी। सैलानियों की बढ़ी मुसीबत। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी जबरदस्त बर्फबारी। सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। पाकिस्तान के लाहौर में वकीलों ने बदला लेने के लिए एक अस्पताल में डॉक्टरों पर हमला कर दिया, जिससे 12 मरीजों की मौत हो गई। क्या निर्भया के गुनहगारों को कुछ ही घंटे बाद फांसी के फंदे से लटका दिया जाएगा? दिसंबर में दरिंदगी, और क्या दिसंबर में ही निर्भया को इंसाफ मिलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि चर्चा बहुत गर्म हो चुकी है। खबर बड़ी आ चुकी है कि कल निर्भया के दरिंदों पर कुछ बड़ा फैसला आने वाला है। इधर तिहाड़ जेल में तैयारी पूरी है। यूपी से जल्लाद तिहाड़ पहुंच चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि किसी भी दिन, किसी भी वक्त निर्भया के दरिंदों को फांसी पर टांगा जा सकता है। सातवीं बरसी से पहले बेटी को मिलेगा इंसाफ। हमें अपनी सुरक्षा की लड़ाई है, क्योंकि हमें हमारी सुरक्षा चाहिए। 16 दिसंबर को निर्भया के गुनहगारों को फांसी। मैं बिल्कुल चाहती हूं कि वो अब उनको जल्द से जल्द फांसी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने 7 साल इंतजार किया है। निर्भया के दोषियों के लिए फांसी का फंदा तैयार। कानून से ही डर पैदा होता है, तभी वो गलत काम करने के लिए अपने आप को रोकता है और गलत काम नहीं करता। तिहाड़ में जल्लाद ने किया फांसी का फाइनल ट्रायल। चौबीस घंटे में निर्भया के कातिलों का डेथ वारंट। उस सुबह का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ कि वो लाइफ में मेरे वो सुबह आए कि मुझे खबर मिले कि उनको चारों को फांसी हो गई।
16 दिसंबर को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ब्लैक डेथ। दिसंबर 2012 हिंदुस्तान के इतिहास का यही वो काला दिन जिस रात देश की एक बेटी से गैंगरेप की वारदात हुई और पूरा देश दहल उठा। जब रेप या गैंगरेप की घटना पर देश उबलता है तब निर्भया के दोषियों के लिए फांसी की मांग उठती है। 7 साल से देश को निर्भया के गुनहगारों के फांसी का इंतजार है, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। अब सब कुछ खत्म होना चाहिए। अब उनका कल कोर्ट में जैसे भी पेशी है या क्या है, और कल उनको डेट, उम्मीद करते हैं कि कल उनका डेट मिल जाना चाहिए। अगर 16 दिसंबर है तो मेरे लिए इससे बड़ा और कोई दिन नहीं है। और मेरी बेटी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस दिन उसके साथ क्राइम हुआ, जिस दिन उसने इस दुनिया को छोड़ा, उसी दिन उनको सजा मिली, तो ये समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। खास करके जो हमारी ऐसी बच्चियां हैं, जो परिवार है ऐसा जूझ रहा है, उनको बहुत उम्मीद है कि निर्भया को अगर इंसाफ मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। जिस परिवार को पिछले 7 सालों से गुनहगारों के फांसी का इंतजार, वो घड़ी दस्तक देने वाली है। बताया जा रहा है कि जिस तारीख को निर्भया के साथ बर्बरता हुई, उसी तारीख को चारों दोषियों को फांसी के फंदे से लटकाया जा सकता है। सर, तिहाड़ जेल से कोई पत्र आया था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जल्लाद उन्हें उपलब्ध कराया जाए फांसी देने के लिए? हाँ, तिहाड़ जेल के अधीक्षक का एक पत्र हमें प्राप्त हुआ फैक्स के माध्यम से 9 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके यहाँ कुछ बंदी हैं जो कैपिटल पनिशमेंट उनको अवार्ड हुआ है और उनकी सारी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती हैं अपील आदि की, वो समाप्त हो गई हैं। लिहाजा अब उनको फांसी दी जानी है। सुबह 10 बजे 13 दिसंबर की सुबह घड़ी की सुई 10 बजने का इशारा करेगी और निर्भया के चारों दोषी विनय शर्मा, पवन, अक्षय और मुकेश को पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा सकता है, जिसके बाद जज पूछेंगे क्या आपने आखिरी विकल्प के तौर पर राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है। निर्भया के सारे दोषी हाँ या नहीं में इसका जवाब देंगे। दोषी विनय की तरफ से कहा जाएगा, हाँ मैंने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि देश के गृह मंत्रालय के पास अभी कोई भी दया याचिका पेंडिंग नहीं है। मतलब 13 दिसंबर को अदालत इन्हें क्षमा याचना के लिए और समय नहीं देगा। सूत्र बताते हैं कि अदालत कुछ ही देर में चारों दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी कर देगा। एज पर लॉ जो है वो एक साथ फांसी होनी चाहिए, लेकिन इस केस में इश्यू ये है कि जो अदर जो 3 कन्विक्टेड हैं विनय शर्मा को छोड़ करके, तो वो अपने राइट का यूज नहीं कर रहे थे। और विनय शर्मा का अगर आज नाइट में मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो जाता है तो कोर्ट सेपरेटली भी इसका एग्जीक्यूशन का डेथ सेंटेंस का ऑर्डर कर। यहाँ सवाल ये भी कि क्या एक दोषी विनय शर्मा के लिए निर्भया के गुनहगारों की फांसी की तारीख 2 दिन हो सकती है, या फिर एक मामले में एक ही तारीख को सभी दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। हमने इस बारे में निर्भया के वकील से बात की, सुनिए क्या कहना है उनका। देखिए सर, इसमें क्या है कि जब भी एक नए नेचर का क्राइम, नए तरीके का लॉ जब सिचुएशन आता है तो उसमें एक नया लॉ भी क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये पूरा राइट कोर्ट के पास है कि कोर्ट ऐसा कर सकता है, लेकिन एज पर लॉ ऐसा कहीं नहीं है कि उनको सेपरेटली भी फांसी दी। मतलब निर्भया के गुनहगारों की फांसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी दिन, किसी भी घड़ी उन्हें फांसी के फंदे से लटकाया जा सकता है। इतने जघन्य अपराध में फांसी के लिए 7 साल इंतजार क्यों? जब निर्भया केस की बात आती है तो सबके मन में यही सवाल होता है कि इतने जघन्य अपराध के बाद भी फांसी में इतना लंबे समय क्यों लग रहा है। जानकार बताते हैं कि मौत की सजा ऐसी सजा होती है कि इसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसे में दोषी को उसका एक एक अधिकार इस्तेमाल करने दिया जाता है। हालांकि इसे और लंबा खींचने के लिए दोषी और उसके वकील कई तरह की चाल चलते हैं। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। सारे विकल्प खत्म होने के बाद तिहाड़ प्रशासन ने सभी दोषी विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को क्षमा याचिका लगाने के लिए 7 दिन का समय दिया। हालांकि सिर्फ विनय शर्मा ने ही ये याचिका लगाई, जिसको दिल्ली सरकार ने खारिज करने की सिफारिश करते हुए
एलजी ने गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। राष्ट्रपति अपना फैसला तिहाड़ जेल को भेजेंगे। नियमों के मुताबिक अगर राष्ट्रपति इस याचिका को खारिज कर देते हैं तो तिहाड़ प्रशासन कोर्ट जाएगा और दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट, जिसे ब्लैक वारंट भी कहते हैं, वो जारी कराएगा। सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को तिहाड़ प्रशासन दोषियों को अदालत लेके जा सकता है और उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी करा सकता है। मतलब तिहाड़ तैयार है, जल्लाद आ चुके हैं, कोर्ट से डेथ वारंट आने वाला है और फिर किसी भी दिन, किसी भी वक्त या फिर हैवानों में डर बिठाने के लिए 16 दिसंबर को निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी के फंदे से लटकाया जा सकता है। दिल्ली से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संकेत तो कुल मिलाकर यही दिख रहे हैं कि दिसंबर इंसाफ का दिसंबर साबित होने वाला है। फांसी की घड़ी करीब आता देखकर निर्भया के चारों दरिंदों की नींद उड़ गई है। बताया जाता है कि एक दोषी का वजन तक कम हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि यह मामला 7 साल तक क्यों खिंचा और तिहाड़ ने इन्हें फांसी देने के लिए किस तरह की है फुल प्रूफ तैयारी। We are hurt, we are shocked, we are scared. तस्वीरें 7 साल पुरानी दिसंबर महीने की है। तब निर्भया के लिए देश की राजधानी दिल्ली में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। 7 साल बाद भी निर्भया के लिए देश में आक्रोश वही है। इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, निर्भया के दरिंदों को फांसी पर लटकाने का जो बीड़ा निर्भया की मां ने 7 साल पहले उठाया था, वो अब बस अंजाम तक पहुंचने वाला है। बहुत मुमकिन है कि इंसाफ की ये तारीख वही मुकर्रर हो जो देश के इतिहास में काले दिन के नाम से जानी जाती है। उनके लिए कोई माफी की जगह बची है। कानून में प्रावधान है कि उनको सजा मिलेगी, तो मुझे उम्मीद है और हमारी मांग भी है कि उनको फांसी मिले और जल्द से जल्द। यहाँ एक और इत्तेफाक है कि एक बेटी के गुस्से ने दूसरी बेटी के इंसाफ की मांग को गरमा दिया। 27-28 नवंबर की दरमियानी रात हैदराबाद की एक बेटी दिशा के साथ दरिंदगी हुई और एक बार फिर देश गुस्से से भर गया। फिर से निर्भया के लिए इंसाफ की मांग उठने लगी, फिर से कानून में बदलाव की बातें होने लगी। इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल 10 दिनों से आमरण अनशन पर। निर्भया ने 7 साल इंतजार करा है न्याय के लिए। निर्भया के माँ बाप ने दर दर की ठोकरें खाई हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए। मैं राष्ट्रपति जी से अपील करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार 16 दिसंबर से पहले निर्भया के सारे कातिलों को फांसी दीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ फांसी डिजर्व करते हैं। इधर निर्भया के साथ जिन हैवानों ने हैवानियत को अंजाम तक पहुंचाया, वो दरिंदे अब फांसी के फंदे के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है तो डेथ वारंट का। सूत्रों की माने तो तिहाड़ जेल में चारों आरोपियों की फांसी की तैयारी पूरी हो चुकी है। फंदे तैयार कर लिए गए हैं, फांसी घर की भी सफाई हो चुकी है और तो और हाल ही में फांसी देने का ट्रायल भी किया जा चुका है। अच्छा, कितनी पीढ़ियां आपकी, पहले जो परदादा जी थे, दादाजी थे, फिर मम्मू भाई थे और अब आप हैं, 4 पीढ़ियों में किस तरीके से रहा इनको गुनहगारों को फांसी देने का सिलसिला? मेरे दादाजी का फर्स्ट नंबर पर रहा। अच्छा जी। उसके बाद जो दूसरे नंबर मेरे पापा करा, तीसरा फिर जब चांस मिलेगा मुझे 5 केस कर चुका हूँ मैं सब दादाजी के साथ में। अच्छा, कहाँ गए थे आप, किस किस को फांसी दी गई? एक इलाहाबाद, एक आगरा, एक जयपुर, एक वो तुम्हारे पटियाला, 2। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसे गुनहगारों के साथ बिल्कुल सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। जो हमारा देश कह रहा, जो 125 करोड़ वासी कह रहे कि इनको तो फांसी होनी चाहिए। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने फांसी की तैयारियों का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। इसी के तहत तिहाड़ की जेल नंबर 3 में एक डमी को फांसी देकर रस्सियों का टेस्ट किया गया। इस डमी में 100 किलो बालू भरा गया और फिर उसे फांसी के फंदे पर 1 घंटे तक लटकाए रखा गया। बताया जा रहा है कि इस ट्रायल के पीछे तिहाड़ जेल के अधिकारियों का मकसद फांसी के फंदों का टेस्ट करना है। 2013 में संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल को तिहाड़ में फांसी पर लटकाया गया था। उससे पहले भी उसके वजन के बराबर के डमी को
फांसी देकर ट्रायल किया गया था। उस ट्रायल में रस्सी टूट गई थी। बताया जा रहा है कि इस बार मामला 4 कैदियों का है। इसी वजह से जेल प्रशासन ने फंदों का फुल प्रूफ टेस्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में 5 रस्सियां मौजूद हैं। 11 रस्सियां बक्सर से मंगाई जा रही हैं। यदि चारों को फांसी होती है तो तिहाड़ जेल की रस्सियां कम पड़ जाएंगी, क्योंकि बाकी रस्सियों से ट्रायल लिया जा रहा है। हैदराबाद कांड के बाद निर्भया के गुनहगारों की सजा का दबाव बढ़ रहा है। इन गुनहगारों की मौत पल पल नजदीक आ रही है। उनके दिल में, उनके जेहन में, उनकी कानों में मौत की गूंज सुनाई पड़ रही है। तिहाड़ जेल के कैदियों में भी निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने की बातें होने लगी। कौन सी चीज जानना चाहूंगा कि क्या आपने एक तरीके से तैयारी शुरू की है कि भाई जो 4 गुनहगार हैं देश के, बेटियों के गुनहगार हैं, उन्हें आप फांसी दें? बिल्कुल, ऐसे निर्भया कांड को तो कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा देनी चाहिए। जो ये 10-10 साल के लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, 12-12 लड़की के साथ बलात्कार, उनको तो फांसी होनी चाहिए। उनको कोई भी मतलब जो ऐसा प्रावधान नहीं होनी चाहिए कि आजीवन कारावास बदल दो या 10 साल में बदलो, 15 साल क्यों अपील करके फिर छूट जाते हैं। फायदा क्या हुआ? ऐसे को तो दरिद्र को तो फांसी लगाना ही सही है। आपको बता दें कि रोहिणी, मंडोली और तिहाड़ में से तिहाड़ की जेल नंबर 3 में ही फांसी का तख्ता है। बताया जा रहा है कि वहां भी साफ सफाई का काम पूरा हो चुका है। निर्भया के 4 दोषियों में से पवन को मंडोली की जेल नंबर 14 से तिहाड़ की जेल नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं तिहाड़ के जेल नंबर 4 में अक्षय, मुकेश और विनय शर्मा बंद है। मतलब जेल नंबर 2 हो या जेल नंबर 4, दोनों के करीब है जेल नंबर 3। मौत चारों के करीब है और हर दिन हर घड़ी चारों के पास मौत मंडरा रही है। यानी कि निर्भया के गुनहगारों और फांसी के तख्ते के बीच की ज्यादा दूरी नहीं बची। किसी भी वक्त तिहाड़ जेल को चारों दोषियों के लिए डेथ वारंट मिल सकता है। यानी मौत और चारों गुनहगारों के बीच कुछ ही घंटों का फासला बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या आप जानते हैं कि निर्भया केस से पहले क्या कभी 4 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी? आइए आपको ऐसे ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के बारे में बताते हैं जिसमें एक साथ 4 लोगों को फांसी दी गई थी। निर्भया के गुनहगारों से पहले भी एक साथ 4 फांसी हुई है और ये फांसी कब हुई है ये आपको बताते हैं। 27 नवंबर 1983 को पुणे की यरवदा जेल में 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। 10 लोगों के कत्ल में 4 दोषियों को तब एक साथ फांसी दी गई थी। पुणे में राजेंद्र दिलीप, शांताराम कान्होजी और मुनव्वर हारून शाह ने 10 लोगों की हत्या की थी। जनवरी 1976 और 1977 के बीच ये कांड हुआ था। सभी 4 हत्यारें सजा दी गई थी। 10 लोगों के कत्ल में 4 दोषियों को तब एक साथ फांसी दी गई थी। पुणे में राजेंद्र दिलीप, शांताराम कान्होजी और मुनव्वर हारून शाह ने 10 लोगों की हत्या की थी। जनवरी 1976 और 1977 के बीच ये कांड हुआ था। सभी 4 हत्यारे अभिनव कला कॉलेज में आर्ट्स के छात्र थे। 10 हत्याओं को जघन्य अपराध मानते हुए चारों को फांसी पर लटका दिया गया था। चलिए अब आपको वो बात बताते हैं जो आज से पहले शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। वो ये कि अपराधी को फांसी पर चढ़ाने वाले जल्लाद के दिल दिमाग में सजाए मौत की घड़ी से पहले आखिर क्या चल रहा होता है। एक जल्लाद को फांसी के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उससे किन किन नियम कायदों का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। कोर्ट में किसी भी शख्स को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो फैसला लिखने वाले जज अपने पेन की निब तोड़ देते हैं। इसी के साथ साफ हो जाता है कि मुजरिम की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिर सजाए मौत को अंजाम देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत रहती है एक जल्लाद की, जो मुजरिम को फांसी के फंदे पर लटकाए। सबसे पहले फांसी वाले दिन कैदी को नहलाया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसके बाद उसे फांसी के फंदे से लटकाया जाता है। इस दौरान जेल अधीक्षक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद और डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। इनके बिना फांसी नहीं दी जाती। फिर कैदी से आखिरी इच्छा पूछी जाती है। हालांकि जिस अपराधी को फांसी दी जाती है उसके आखिरी वक्त में जल्लाद ही उसके साथ होता है। सबसे मुश्किल काम जल्लाद के हिस्से ही आता है। वो सदे हुए कदमों से आगे बढ़कर अपराधी के कान में कुछ बोलता है।
जिसके बाद चबूतरे से जुड़ा लीवर खींच देता है। हालांकि फांसी देने का भी तरीका होता है जो जल्लाद सीखता है। बस ये कि भाई जो है भाई पहले उनको जो है पहले ट्राई करी जाएगी, रास्ता चेक करा जाएगा, फांसी घर चेक करा जाएगा। जितना समय का टाइम है 6 बजे का या 5 बजे का या 8 बजे का या 7 बजे का, उतने हिसाब से उनको जो है उतने टाइम पे उनको फांसी दी। यानी रस्सी में गांठ कैसे लगनी है, कैसे फांसी देते वक्त रस्सी को आसानी से गर्दन के इर्द गिर्द सरकाना है, कैसे रस्सी में लूप लगाए जाने हैं, कैसे फांसी का लीवर सही तरीके से काम करेगा। फांसी देने के पहले कई दिन ट्रायल रन होता है जिसमें फांसी देने की पूरी प्रक्रिया को आजमाया जाता है। इसे रेत भरे बैग के साथ पूरा किया जाता है। इस बैग में भरी गई रेत का वजन किसी भी इंसान के वजन के बराबर होता है। इसी को रस्सी के फंदे में कसकर वो ट्रेनिंग को अंजाम देते हैं। बार बार प्रैक्टिस इसलिए होती है कि जिस दिन फांसी देनी हो तब कोई चूक ना हो, फांसी की सजा भुगतने वाले अपराधी को कम से कम दर्द हो। जिस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देश 7 सालों से इंतजार कर रहा है, जिस बेटी का नाम सुनकर आज भी 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठता है, उस केस के बारे में यह जानना भी जरूरी है कि 7 साल में यह मामला कहां तक और कैसे सफर तय कर न्याय के फाइनल राउंड तक पहुंचा। दिसंबर 2012 निर्भया के साथ हुए बलात्कार की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जो भी इस घटना के बारे में सुनता वो सन्न रह जाता। निर्भया के लिए इंसाफ की मांग उठने लगी। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर किसी ने निर्भया के लिए इंसाफ की जंग शुरू कर दी। 18 दिसंबर 2012 पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बस और एक आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान राम सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 18 दिसंबर 2012 निर्भया मामला संसद में भी गूंजा। गुस्साए सांसदों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दोषियों को सजा देने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी तरफ निर्भया की हालत नाजुक होती गई। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। दिसंबर 2012 निर्भया की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 दिसंबर 2012 जिंदगी से लड़ते लड़ते निर्भया अब हारने लगी थी। उस रात करीब 2 बजे निर्भया बिना अलविदा कहे ही दुनिया से चली गई। निर्भया का मामला दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने लगा। पूरे मामले में पुलिस ने 80 लोगों को गवाह बनाया।
दिसंबर 2019 निर्भया गैंगरेप के दोषियों में से एक विनय शर्मा की याचिका राष्ट्रपति को भेजी गई। गृह मंत्रालय ने इस याचिका को नामंजूर करने की भी सिफारिश की, लेकिन कोई दया याचिका काम नहीं आई। बहुत यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी पाकिस्तान के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जिसने वर्दी की आड़ में 400 से भी ज्यादा लोगों का नरसंहार किया। वो इमरान खान और बाजवा से भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। जी हां, उसे अमेरिका ने भी अब ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। आखिर कौन है वो पाकिस्तान की खाकी का बगदादी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पाकिस्तान में सवाल करोगे तो वर्दी वाले एनकाउंटर कर देंगे। पश्तून और बलोच की आवाज उठाओगे तो गोली मार देंगे। मानव अधिकारों का कत्ल करने वाले पाकिस्तान की पोल खोल। पाकिस्तानी वर्दी में था 400 लोगों का हत्यारा। पाकिस्तानी वर्दी में था 400 लोगों का हत्यारा। कत्लेआम मचाने वाले पाकिस्तानी कॉप का पर्दाफाश। दुनिया देख ले पाकिस्तान का ब्लैक लिस्टेड हत्यारा। ये उसी पाकिस्तान का असली चेहरा है जिसके हुक्मरान हिंदुस्तान में छोटी सी घटना भी होती है तो हाय तौबा बचाने लगते हैं, लेकिन खुद उनकी सरजमीन पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर पुलिस अत्याचार करती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुलिस ने कत्लेआम मचा रखा है। घर में घुसकर महिलाओं को पीटा जाता है, बुजुर्गों से बदसलूकी की जाती है, युवाओं पर जुल्म ढाए जाते हैं। और इन सब के गुनहगार तो कई हैं, दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। वो है कराची पुलिस का पूर्व एसएसपी राव अनवर अहमद खान। मानवाधिकार का राग अलापने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा आज पूरी दुनिया देखेगी। आज दुनिया के सामने पाकिस्तान के सिंध में पुलिस का असली चेहरा सामने आएगा। साथ ही आपको बताएंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पुलिस की बर्बरता के पीछे किसका माइंड है। बस आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश, पाकिस्तान का ब्लैक लिस्टेड हत्यारा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पिछले कुछ सालों से पुलिस ने कत्ल खाना खोल रखा है। जब जी करता है, जिसका जी करता है, मासूमों को घर में घुसकर एनकाउंटर कर देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस वाले घर में घुसकर कैसे लोगों को पीट रहे हैं। लोग चिल्लाते रहते हैं, पुलिस वालों से गुनाह पूछते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बेरहम पुलिस वाले किसी की बात को नहीं सुनते। पुलिस वाले घर में घुसकर पीटते हैं, जब इनका मन नहीं भरता तो उठा कर ले जाती है और एनकाउंटर कर देती है। इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, ये है कराची पुलिस का रिटायर्ड एसएसपी राव अनवर अहमद खान। चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, लेकिन ये 400 बेगुनाहों का हत्यारा है।
इसकी पोल अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। पाकिस्तान में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर पूर्व एसएसपी राव अनवर को अमेरिका ने ब्लैकलिस्टेड क्यों किया है, ये जानने से पहले इसका बायोडेटा जान लीजिए। एसएसपी राव अनवर अहमद खान कराची पुलिस में 37 साल सेवा दे चुके हैं। साल 2018 में राव अनवर ने पुलिस सेवा से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो न किया हो। राव अनवर की गिनती विवादित अधिकारियों में टॉप पर है। ऐसा इंसाफ है कि किसी भी माँ की गोद उजाड़ दो, किसी के भी जवां साल बेटे को, उसकी बच्ची को, किसी को भी मार दो, और ऐन मुमकिन है कि मुतनाज़ा पुलिस अफसर राव अनवर साहब ने या उन जैसे अफसरान ने ये सोचा हो कि ये मामला भी दूसरे मामला की तरह इस मुल्क में दब जाएगा। थोड़ा सा एहतजाज होगा, थोड़ी सी मजम्मत होगी, लेकिन नकीबुल्लाह की तस्वीरों ने फिर चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया कि मैं बेगुनाह हूँ। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मलीर जिले में एसएसपी के तौर पर सेवा दे चुके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पर 400 से ज्यादा बेगुनाहों की हत्या का आरोप है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोगों के साथ पुलिस की बर्बरता की जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, वो सभी राव अनवर के सेवाकाल की हैं। राव अनवर सबसे ज्यादा उस समय सुर्खियों में आया था जब इसे नकीबुल्ला मसूद नाम के एक युवक का एनकाउंटर किया था। नकीबुल्ला की गलती इतनी थी कि वो वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता था। नकीबुल्ला फेसबुक सेलिब्रिटी था, जिसकी मौत के बाद सिंध में लोगों ने कैंडल मार्च तक किया। फिर दरवाजा खटखटाया और हमें जो है ना उठाया वहाँ से। जब हमें उठाया तो फिर मेरे पाँव भी खोले और हाथ पीछे की तरफ बांधा और आंखों पे डबल पट्टी लगाया। फिर ऐसे टेबल था उस पर लिटाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बांधा। अभी भी ये जख्म है रस्सी का, तो आंखों पे पट्टी था और क्या नाम है, मुंह में वो कपड़ा लगाया और नाक में आंखों में नसवारा डाला और यहाँ से पानी डाल रहे थे पेप से, वो सीधा यहाँ मैदे में जा रहे। पाकिस्तान के फर्जी इनकाउंटर का मास्टर अनवर पिछले साल दक्षिण वजीरिस्तान के एक ट्रायल के दौरान ही रिटायर हो गया था। दरअसल मसूद एक छोटी सी दुकान चलाता था और लगातार उसकी मौत के बाद, सबसे इसका ट्रायल चला, उसके बाद अनवर रिटायर हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तरीके से सोशल मूवमेंट छिड़ गया और इसको लेकर मुखालफत शुरू हो गई। मसूद ट्राइब और कई इस तरीके की इंसाफ की गुहार लगाकर एक मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई। सिविल सोसाइटी की ओर से दबाव बढ़ाने के बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू की और अनवर की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इसके बाद अनवर फरार हो गया था। मार्च 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद जांच एजेंसियों ने 1 महीने तक उससे पूछताछ की। 3 महीने की कैद के बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अनवर को जमानत पर रिहा कर दिया था। पहले हमें चौकी ले गए, सचल चौकी, तो वहाँ पे पहले हमें एक कमरे में बिठाया। हम जैसे बैठने वाले थे तो हम दोनों को अलग किया। उसने कहा कि आप बाहर जाओ। हम लोग बाहर गए और नकीब को अलग किया, हमें लॉकअप में डाला। तो तकरीबन 40-50 घंटा ऐसा टाइम जो है ना हम ये चौकी में थे। 40 से 50 घंटे नहीं, मिनट चौकी में थे, यानी 1 घंटा चौकी में थे हम लोग। तो उसके बाद हमारे आंखों पे जो है ना पटिया लगाया और हम दोनों के, उसने कहा कि हम आपको अब जन्नत में भेजेंगे। और अभी कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बताया। साल 1982 में एक एएसआई की पोस्ट पर तैनात हुआ अनवर धीरे धीरे बढ़ने लगा। दरअसल उसकी सबसे बढ़ने की वजह थी कि वो एएसआई के बाद क्लर्क बना और क्लर्क बनने के साथ ही मुताहिद मूवमेंट के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के करीब आ गया। उसके बाद उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फर्जी एनकाउंटर के तौर पर मशहूर होने लगा। रिटायर्ड पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवर अहमद खान को मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया है। OAFAC के मुताबिक मलीर के एसएसपी के तौर पर अपने कार्यकाल में राव अनवर खान लगातार फर्जी पुलिस मुठभेड़ों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें कई लोग मारे गए। अनवर पर वसूली, भूमि अधिग्रहण, मादक पदार्थ की तस्करी और हत्या का भी आरोप है। पाकिस्तान में 190 से अधिक एनकाउंटरों को अंजाम दिया, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें युवा नकीबुल्ला मसूद की हत्या भी शामिल है। इनमें से अधिकतर न्याय के नाम पर की गई हत्याएं थी।
उसने एक बाल्टी पानी जो है ना मेरे नाक से लेकर यहाँ से मैं देता, उसमें असर था। फिर हम उल्टी कर रहे थे, फिर जैसे हम नॉकआउट होने वाले थे फिर ऊपर से पानी डाला। फिर आखिरकार हम बहुत मजबूर हुए। फिर हमने कहा कि सर जी अगर आप लोग हमारी लाइफ खराब करना चाहते हो तो ये मुंगोपे का पूरा कब्रिस्तान मैंने बना दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की जिंदगी खराब करना चाहते हैं हम लोग और ज्यादती कर रहे हैं, फिर तो मैंने मान लिया वो कब्रिस्तान मैंने बनाया। राव अनवर कराची के सबसे विवादित अधिकारी रहे हैं, जो 37 साल की सेवा के बाद 2018 में रिटायर हुए। OAFAC ने अनवर के अलावा म्यांमार, लीबिया, स्लोवाकिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिणी सूडान के 17 लोगों के नाम भी कथित तौर पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन करने के आरोप में काली सूची में डाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट हमने दिखाई किस तरीके से इस विवादित अफसर को अमेरिका ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। लगातार फर्जी एनकाउंटर के आरोप राव अनवर अहमद पर लगते रहे हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से चौतरफा मात मिल रही है, वो तिलमिलाया है। हिंदुस्तान की अमन शांति को भंग करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। हिंदुस्तान में साजिशों के जाल बिछा रहा है। हो सकता है पाकिस्तान के निशाने पर आप भी हों, इसीलिए इस रिपोर्ट को देखिए और अपनी आंखें खोलिए। इंटरनेट बन गया आतंकी नेट। आतंकी आका कर रहे हैं ऑनलाइन भर्ती। आतंक के निशाने पर कश्मीर और पंजाब। आतंक का व्हाट्सएप प्लान। हिंदुस्तान से चौतरफा मात खाने के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। वो हिंदुस्तान की अमन शांति को भंग करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, लेकिन उसके सारे प्लान फ्लॉप हो रहे हैं। पाकिस्तानी से आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो हमारे जवान उनकी कब्र बना देते हैं, उन्हें चुन चुन कर मार रहे हैं, लेकिन फिर भी आतंकी रक्त बीज की तरह पैदा हो रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में बैठे आतंकी के आका इन दिनों आतंकियों की ऑनलाइन भर्ती कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनका टारगेट पंजाब और कश्मीर के युवाओं को भड़काना और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल करना है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को फिर से हवा देना चाहता है, जिसके लिए वो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड से खालिस्तानी समर्थकों को अपनी ढाल बनाकर पंजाब में सिख नौजवानों में कट्टरवाद के मैसेज भेज रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लान ISIS का है, जो कश्मीर की अमन शांति के साथ पंजाब को अस्थिर करने के नाकाब मंसूबे बना रही है। आतंकियों के मंसूबों की जानकारी मिलते ही हिंदुस्तानी एजेंसी अलर्ट पर हो गई हैं। बॉर्डर के आसपास चौकसी बढ़ गई है। भारतीय सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर रखे हैं। इसलिए पाकिस्तान नया प्लान बना रहा है, लेकिन आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि ये न्यू इंडिया है। अब पाकिस्तान की कोई गुस्ताखी माफ नहीं होगी। वाकया ब्रेक और ब्रेक